सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए काफ़ी शानदार MSN1 का नेक्स्ट जो है 13 नंबर का क्लास आ चुका है। जी हाँ, आज 13 नंबर के क्लास में आप सभी के बीच में मैं डायलिसिस टॉपिक लेकर आया हूं, जो काफ़ी शानदार है। यह एक ज़बरदस्त प्रोसीजर होता है जो आपको जानना चाहिए, प्रोसीजर को समझना चाहिए। ठीक है, देखिए डायलिसिस बहुत ही शानदार टॉपिक है। डायलिसिस कोई सर्जरी नहीं है, कोई दवाई नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो एक मशीन के द्वारा पूर्ण किया जाता है। ठीक है, डायलिसिस जो होता है यह एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे यह एक चिकित्सीय स्थिति होता है, जहाँ पे जब पेशेंट को किडनी फेल हो जाता है, जब पेशेंट खुद से उसका बॉडी जो है वेस्ट पदार्थ को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता है, तो उस स्थिति में शरीर में पानी की मात्रा बढ़ने लगती है, इलेक्ट्रोलाइट जो है बढ़ने लगता है बॉडी में, जिससे व्यक्ति के बॉडी में सूजन, BP बढ़ना, क्रिएटिनाइन बढ़ना, यूरिक एसिड, ठीक है ना, ब्लड यूरिया, ये सब बढ़ना होने लगता है व्यक्ति को। और इसको कृत्रिम रूप से ठीक करना, इसको ब्लड को कृत्रिम रूप से प्यूरिफाई करना ही डायलिसिस कहलाता है। बात समझ गए? तो डायलिसिस एक प्रक्रिया है जहाँ पे व्यक्ति के किडनी फेल होने की स्थिति में शरीर से रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को, पानी को, इलेक्ट्रोलाइट को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना और रक्त को शुद्ध करना, यह डायलिसिस का मेन काम होता है। बात समझ गए? डायलिसिस की आवश्यकता कब कब पड़ती है, तो इस चीज़ को जान लीजिए कि डायलिसिस की आवश्यकता कब पड़ती है। देखिए, डायलिसिस की आवश्यकता अलग अलग स्थितियों में पड़ता है। CKD का मतलब होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज, यानी कोई मरीज लंबे समय से किडनी रोग से पीड़ित है, ग्रसित है, तो उसको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। डायलिसिस की आवश्यकता अचानक से किडनी फेल होने पर, यानी एक्यूट और क्रॉनिक दोनों कंडीशन में आपको ये ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, यूरेनीमिया, यानी जब मरीज का यूरिन में ब्लड आए। ठीक है, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे हाइपरकैलेमिया, मरीज को यानी बॉडी में हाइपरकैलेमिया यानी पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाए और गंभीर हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस संतुलन बनाना गंभीर हो जाए, जैसे सोडियम की मात्रा बढ़ जाना, कैल्शियम बढ़ जाना, पोटेशियम बढ़ जाना। ठीक है ना, तो इस सब कंडीशन में सीवियर होने पर यह डायलिसिस किया जाता है। फ्लूइड ओवरलोड, बॉडी में फ्लूइड की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाना। ठीक है, ड्रग पॉइजनिंग, कुछ मामलों में ड्रग पॉइजनिंग यानी जो औषधीय है, दवाई है, उसके पॉइजनिंग होने पर भी जो है डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारा कंडीशन है। बेसिकली डायलिसिस मेन चीज़ होता है, आपके किडनी को क्या करता है, किडनी को सपोर्ट करता है, ब्लड को शुद्ध करता है, ब्लड से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। यही अपना किडनी का मेन जो है भूमिका होता है। ठीक है, तो देख लीजिए कहाँ कहाँ किडनी की डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, ये आप इसको देख लीजिए। आगे है, डायलिसिस के दो प्रकार मुख्यतः होता है। एक होता है हेमोडायलिसिस और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो इसमें सबसे जो प्रचलित आजकल जो है वह हेमोडायलिसिस है। पेरिटोनियल डायलिसिस उतना प्रचलित नहीं है। बात समझ गए? अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं हेमोडायलिसिस के बारे में। ठीक है, डायलिसिस जान गए, डायलिसिस के प्रकार जान गए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हीमोडायलिसिस क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके करने में क्या क्या होता है। ठीक है ना, तो हीमोडायलिसिस जो होता है, हीमोडायलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें जो रोगी होता है उसका रक्त शरीर से बाहर मशीन यानी डायलेजर द्वारा शुद्ध किया जाता है। हेमोडायलिसिस में इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें ब्लड को डायरेक्टली जो है एक मशीन के सहारे बॉडी से बाहर निकाला जाता है और फिर उससे जो है प्यूरिफाई करके पुनः मशीन के माध्यम से बॉडी के अंदर भेजा जाता है। ठीक है ना, और इन सारे प्रक्रिया में बॉडी से ब्लड निकालना या फिर बॉडी से निकालना या फिर निकले हुए ब्लड जो शुद्ध हो जाए इसको बॉडी में वापस भेजना, इन दोनों प्रक्रिया में एक मशीन जिसे डायलेजर बोलते हैं, यह डायलाइजर मशीन जो है आपको भूमिका निभाता है, इसीलिए इसे डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, मशीन कौन होता है? डायलाइजर। डायलाइजर का काम है, यह क्या होता है, विसरण विधि पर बॉडी से क्या करता है, ब्लड निकलता है, अशुद्ध ब्लड, और यहाँ पे जो है क्या होता है, शुद्ध होता है डायलिसिस फ्लूइड के सहायता से, और फिर जो है
और फिर जो है आपका मशीन के राह से निकले हुए शुद्ध ब्लड बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। तो डायलिजर के ही भूमिका होता है। ओके, तो हेमोडायलिसिस समझ गए कि हेमोडायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक मशीन के द्वारा, जिसे डायलिजर कहते हैं, इसमें शरीर से रोगी के शरीर से रक्त निकाल कर और वेस्ट मटेरियल को अलग करके पुनः जो है शुद्ध ब्लड को बॉडी के अंदर भेजा जाता है, ठीक है। यही हेमोडायलिसिस होता है। अब हेमोडायलिसिस किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हेमोडायलिसिस डिफ्यूजन अपशिष्ट पदार्थ को हटाता है, फिर उसके बाद ऑस्मोसिस फ्लूइड को बैलेंस बनाए रखता है और फिर जो है अतिरिक्त पानी को अलग कर देता है। तो ये 3 प्रिंसिपल पर काम करता है। कौन कौन से प्रिंसिपल्स है? एक डिफ्यूजन अपशिष्ट पदार्थ को ब्लड से बाहर करना, अलग करना, ऑस्मोसिस फ्लूइड बैलेंस को बना के रखना और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन शरीर से अतिरिक्त पानी को निकाल देना, ठीक है। तो ये सिद्धांत होता है। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, हेमोडायलिसिस के लिए वैस्कुलर एक्सेस, यानी जब हेमोडायलिसिस हम लोग करते हैं तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा पिक्चर के माध्यम से कि हेमोडायलिसिस जब करते हैं तो उसमें ओपन करते हैं, ठीक है ना। उसमें ओपनिंग करते हैं, 2 ओपनिंग करते हैं। एक आर्टरियो वेनस फिस्टूला, यानी आर्टरी और वेनस 2 के बीच फिस्टूला नली जोड़ते हैं, जिससे ब्लड एक के थ्रू जो है मशीन में जाएगा और मशीन से वापस जो है एक के थ्रू बॉडी के अंदर ब्लड आएगा, ठीक है। इसमें आर्टरी और वेनस के बीच में एक मार्ग बनाते हैं जिसे जोड़ते हैं, जिसे फिस्टूला बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एक नली ये है, एक नली ये है, तो दोनों के बीच में कनेक्टिंग कर देंगे। जहाँ पे दोनों कनेक्टिंग होता है इसी को फिस्टूला बोलते हैं, जुड़ना, ठीक है ना, आपस में जुड़ना, यही फिस्टूला होता है। यह सबसे उत्तम माना जाता है। दूसरा जो है आर्टरियो वेनस ग्राफ्ट होता है और एक होता है सेंट्रल वेनस कैथेटर होता है। ये 3 विधि से हम जो है वाहिनियों को एक्सेस करते हैं ब्लड लाने के लिए और वापस भेजने के लिए। उसमें सबसे प्रचलित जो होता है आर्टरियो वेनस फिस्टूला, एवी फिस्टूला होता है, ठीक है। एवी ग्राफ्ट एवी होता है, CVC सेंट्रल वेनस कैथेटर एवी होता है, लेकिन सबसे प्रचलित आर्टरियो वेनस फिस्टूला होता है, ठीक है। चलिए पिक्चर में मैं आपको यह दिखा देता हूँ कि कैसे यह फिस्टूला बनता है। यहाँ पे देखिए, ये हीमोडायलिसिस का चित्र है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए, यही यहाँ पे फिस्टूला बनता है, ठीक है ना। यहीं पे फिस्टूला बनता है, 2 नली निकलता है, ठीक है ना। 2 नली जो है निकलता है। आपको एक जो है क्या होता है, यहाँ से ब्लड आया, ठीक है ना, ब्लड इसमें आया, यहाँ से आर्टीरियल प्रेशर मॉनिटरिंग रहता है, हेपेरिन इन्फ्यूजन रहता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है, रोकता है, और यहाँ पे ब्लड पंप होता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे डायलिजर मशीन होता है, इस डायलिजर मशीन में जाता है, ठीक है ना। और यहीं पे डायलिजिंग मशीन में एक फ्लूइड मिलता है जिसे डायलिसिस फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, डायलिजर मशीन में। फिर ब्लड यहाँ पे फ्रेश होने के बाद जो है क्या होता है, इधर आता है, ब्लड इधर आता है, ठीक है ना। यहीं से जो वेस्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल होता है बाहर निकल जाता है और शुद्ध ब्लड जो है पुनः इधर होते हुए जो है क्या होता है, रिटर्न बॉडी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहीं पे एवी फिस्टूला लगता है, ठीक है, कनेक्शन लगता है जिससे एक ब्लड बाहर निकलता है और जाते जाते फिर एक ब्लड बॉडी के अंदर आता है। बात समझ गए। तो यही हेमोडायलिसिस और इसके डायलिजर नाम है, जो एक मशीन है। बात समझ गए। अब बाकी इसमें आर्टेरियल प्रेशर लगा होता है, हेपेरिन इन्फ्यूजन लगा होता है, ब्लड पंप लगा होता है और ये डायलिजर है। फिर इससे कनेक्शन होता है बॉडी के अंदर ब्लड भेजने के लिए, ठीक है। तो यही जो है आपका प्रोसेस इसी प्रकार से होता है। अब यहाँ पे आता है हेमोडायलिसिस का प्रोसीजर पूर्ण विवरण, यानी हेमोडायलिसिस जब हम करते हैं कैसे प्रोसीजर प्रक्रिया करते हैं देख लीजिए। सबसे पहले कोई भी प्रक्रिया हम अपनाते हैं तो उस प्रक्रिया, उस काम को करने के लिए पहले हम तैयारियां करते हैं। तो जो तैयारियां करते हैं वह प्री प्रोसीजर में आता है, प्री ऑपरेटिव में आता है, ठीक है। तो प्री प्रोसीजर केयर में डायलिसिस से पहले हम क्या क्या करते हैं, तो पहले हम ये देखते हैं कि डॉक्टर जो है एडवाइस किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। तो डॉक्टर के आदेश देखते हैं कि हाँ डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन पर डायलिसिस सजेस्ट किए हैं या नहीं किए हैं, पहला ये जांचेंगे। दूसरा रोगी के प्रक्रिया को समझाएंगे,
रोगी को बता देंगे कि आपको ऐसे ऐसे प्रोसीजर होने वाला है, इतना समय लगेगा, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले जो है पूर्ण वाइटल साइन लेते हैं। ठीक है। फिर वेट रिकॉर्ड करते हैं। एवी फिस्टूला में थ्रिल और ब्रूइट जांचते हैं। जो एवी फिस्टूला लगाना है उसमें हम थ्रिल और ब्रूइट जो है जांचते हैं। लैब रिपोर्ट जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं, क्योंकि आप जा रहे हैं डायलिसिस करने, तो पहले का पता होना चाहिए ना कि डायलिसिस होने से पहले कितना था वैल्यू, और फिर डायलिसिस होने के बाद कितना आएगा। बात समझ गए। रोगी को आरामदायक स्थिति में दे जिस स्थिति में आप डायलिसिस देने वाले हैं। तो ये सब डायलिसिस देने के लिए तैयारियां की जाती है, जैसे एप्रॉन, गाउन वगैरह, कपड़ा चेंज किया जाता है। ठीक है। मरीज को ढीले कपड़े पहनाए जाते हैं, रिलैक्स रखा जाता है। इसी प्रकार से अब जो है डायलिसिस के दौरान, बात समझ गए, अब जो प्रोसीजर है वो डायलिसिस के दौरान क्या क्या चलेगा, क्या क्या होगा। देखिए, एवी फिस्टूला या कैथेटर से सुई लगाई जाती है। समझ गए। जो फिस्टूला लगा हुआ है, जैसे जो हम कैथेटर लगाते हैं तो दवाई देने के लिए कैसे उसमें जो है हम इंजेक्ट करते हैं, तो उसी प्रकार से एवी फिस्टूला से ब्लड बाहर निकले, फिर वापस ब्लड भेजे, तो इस फिस्टूला या कैथेटर में सुई लगाते हैं। ठीक है। रक्त डायलिसिस मशीन में जाता है। सुई लगाने के बाद डायलेजर में ब्लड फिल्टर होता है, जो डायलेजर मशीन बताया है ना ऊपर वहाँ पे, तो इसमें ब्लड फिल्टर होता है। ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं। अब इसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वह डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं। शुद्ध रक्त वापस शरीर में जाता है ऊपर के माध्यम से। हिपेरिन दिया जाता है ताकि क्लॉट न बने। वाइटल साइन हर 30 मिनट पर जांचते रहते हैं। हाइपोटेंशन, क्रैम्प्स, नौसिया पर नज़र रखें, क्योंकि बॉडी से ब्लड निकल रहा है शुद्ध होने के लिए, तो हो सकता है अगर तेज़ गति से ब्लड निकल जाएगा तो मरीज को अचानक से हाइपोटेंशन भी हो सकता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। तो कोई विशेष चीज़ नहीं है, प्रोसीजर चल रहा है, चलने से पहले क्या करेंगे, चलने के दौरान क्या करेंगे। ठीक है। तो अब प्रोसीजर चल रहा है डायलिसिस का, तो हम ध्यान रखेंगे कि भाई फिस्टूला लगा है तो पहले प्रोसीजर शुरू करना है, तो उसमें इंजेक्शन सुई लगाएंगे। फिर डायलिसिस मशीन में वहाँ से ब्लड अब आगे की तरफ जाता है। ठीक है ना। तो डायलिसिस मशीन में जाएगा, फिर डायलेजर मशीन में जाएगा, तो वहाँ पे डायलेजर लगा होता है जो ब्लड को फिल्टर करता है। फिर अपशिष्ट पदार्थ फिल्टर होने के बाद अपशिष्ट पदार्थ चला जाता है डायलिसिस फ्लूइड में। फ्लूइड में जाने के बाद जो शुद्ध रक्त होता है शरीर में जाने लगता है वापस, और हिपेरिन दिया जाता है ताकि जो ब्लड क्लॉट है वो ना बन सके। और वाइटल साइन हर एक 30 मिनट पर जांचना चाहिए। हाइपोटेंशन, क्रैम्प और नौसिया पर लगातार नज़र रखें। ठीक है। अब डायलिसिस में जो समय होता है 3 से 5 घंटे का लगता है। सप्ताह में 2 से 3 बार डायलिसिस हो सकता है, जैसा कंडीशन हो वैसा उतना बार टाइम दिया जाता है। ठीक है ना। अब आता है यहाँ पे डायलिसिस के बाद पोस्ट प्रोसीजर केयर, यानी डायलिसिस के बाद अब क्या करेंगे। एक मरीज को डायलिसिस हो गया है तो अब क्या करेंगे। तो होने के बाद की जो प्रोसीजर है कि मशीन बंद कर रक्त वापस करे, सुई निकाल कर दबाव डाले ताकि ब्लड बाहर ना आए, ब्लीडिंग की जांच करे, बीपी और वेट दोबारा मापे, रोगी को आराम दे, रिकॉर्ड में एंट्री रखे। ठीक है। और कोई भी जटिलता पर नज़र बनाए रखे। बात समझ गए। तो ये सब जो है जिस प्रकार से स्टार्टिंग में तैयारी करते हैं, सामान सब सारा प्रोसीजर की तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से लास्ट में डायलिसिस के बाद जो है हम क्या क्या फॉर्मेलिटी करते हैं उसको जो है हम निभाएंगे। ठीक है। हेमोडायलिसिस होने की क्या क्या जटिलता होती है। तो हेमोडायलिसिस की कॉम्प्लिकेशन में हाइपोटेंशन, मान गए आप डायलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, ब्लड जो है बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो ज़्यादा निकल जाएगा तो हाइपोटेंशन होगा। ठीक है। मसल्स क्रम्प्स, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट भी जो है बॉडी से बाहर जा रहा है तो क्या होगा, मसल्स क्रैम्प हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इन सब प्रोसीजर में गड़बड़ हुई तो इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और डाइसेकुलरम सिंड्रोम हो सकता है। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पे चीज़ें हैं जिसको मैंने आपको बता दिया। जटिलता ध्यान रखना जरूरी होता है। अब यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है ना, पेरिटोनियल डायलिसिस। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है, देख लीजिए, पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है,
तो पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियम को प्राकृतिक फिल्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। आप समझ गए, जो हमारा पेरिटोनियम होता है, पेरिटोनियम उसमें एरीगेट किया जाता है, ठीक है ना। आपको ये फ्लूइड डालकर, डायलिसिस फ्लूइड डालकर उसमें एरीगेट किया जाता है, बात समझ गए ना। पेरिटोनियल डायलिसिस में जो पेरिटोनियम होता है उसको प्राकृतिक फिल्टर के रूप में, नेचुरल फिल्टर के रूप में पेरिटोनियम का ही उपयोग किया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस के जो प्रकार होता है वह कंटिन्यूअस एम्बुलेंट्री पेरिटोनियल डायलिसिस CAPD, ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस APD, ठीक है, याद रखिएगा। कंटिन्यूअस एम्बुलेंट्री पेरिटोनियल डायलिसिस और ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है, दो पेरिटोनियल। अब पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसीजर, प्री प्रोसीजर यानी प्रोसीजर से पहले तो पेशेंट को प्रक्रिया को समझाए, हाथ अच्छी तरह से धोए, स्टेराइल टेक्निक अपनाए, कैथेटर साइट की जांच करें, क्योंकि कैथेटर के माध्यम से ही पेरिटोनियम में जो है फ्लूइड जाता है, एरीगेट करता है और फिर जो है वेस्ट को बाहर और ओरिजिनल को अंदर करता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस के दो प्रकार, CAPD कंटिन्यूअस एम्बुलेंट्री पेरिटोनियल डायलिसिस, ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है ना। पेरिटोनियल डायलिसिस का जो प्रोसीजर है वह देख लीजिए, प्री प्रोसीजर है, यानी डायलिसिस से पहले का प्रोसीजर है कि पेशेंट को प्रक्रिया के बारे में समझाए, अपनी हाथ को अच्छे से धोए, स्टेराइल तकनीक का अपनाएं, कैथेटर साइट की जाँच करें, ठीक है। आगे है यहाँ पे प्रोसीजर में, अब प्री प्रोसीजर हो गया, अब प्रोसीजर में आइए, यानी पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान डायलिसिस फ्लूइड पेट में डाला जाता है कैथेटर के माध्यम से। फ्लूइड 4 से 6 घंटे तक पेट में रहता है, अपशिष्ट पदार्थ फ्लूइड में चले जाते हैं, फ्लूइड बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया दिन में 3 से 4 बार दोहराई जाती है, इसीलिए ज़्यादा इरिटेबल और ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, क्योंकि इसमें जो है एक ही दिन में 3 से 4 बार करना पड़ता है, बात समझ गए। तो ये हो गया आपका पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान। अब आता है पेरिटोनियल डायलिसिस होने के बाद का देखभाल। तो ड्रेनेज की मात्रा देखें कि कितना जो है, जो आप जहाँ से पेरिटोनियल में डाले हैं ना कैथेटर, वहाँ से कितना जो है मात्रा में निकल रहा है। फ्लूइड का रंग देखें कि फ्लूइड कैसा है, और कैथेटर साइट साफ रखें, जहाँ से कैथेटर आप पेट में इंटर किए हैं उसको साफ रखें, रिकॉर्ड बना के रखें, और इन सब चीज़ों पर ध्यान विशेष देना चाहिए। पेरिटोनियल डायलिसिस की जटिलता, पेरिटोनाइटिस यानी पेरिटोनियल कैविटी में इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, एब्डोमिनल पेन, हर्निया, ये सब जो है इसका कुछ जटिलता है जिसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैं जो आपको पढ़ाया हूँ उम्मीद है समझ में आया होगा। रही बात नर्स की भूमिका, तो नर्स की भूमिका डायलिसिस में बहुत ही अच्छा होता है। डायलिसिस से पहले जो भूमिका होता है देख लीजिए। पहले तो वाइटल साइन लेते हैं, वेट चेक करते हैं, एवी फिस्टूला जांचते हैं कि सही से है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पेशेंट को प्रक्रिया के बारे में समझाते हैं, और यह जो है हम पेशेंट के जो अटेंडर होते हैं उससे रिटेन कंसर्न ले लेते हैं कि ये प्रक्रिया कर रहे हैं, इसमें कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन होगा उसकी जिम्मेदारी मैं या संस्थान नहीं है, ठीक है ना। दूसरा है डायलिसिस के दौरान। अब डायलिसिस के दौरान क्या क्या करते हैं, तो वाइटल साइन मॉनिटर लगातार करते रहते हैं, हाइपोटेंशन पर अक्षर बनाए रखते हैं, और मशीन पर नज़र रखते हैं मॉनिटर पर, ताकि जो है डायलिसिस अच्छे से हो सके। अब डायलिसिस के बाद क्या क्या करते हैं, तो BP चेक करते हैं, ब्लीडिंग की जांच करते हैं, वेट रिकॉर्ड करते हैं, पेशेंट को आराम देते हैं। तो ये सब कुछ छोटी छोटी पॉइंट है जिसके अंदर आप चीज़ों को और अच्छे से समेट सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया मोटा मोटी, आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ें और समझें। देखिए डायलिसिस कुछ नहीं है, डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मशीन के द्वारा शरीर से जो है अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से अलग किया जाता है, और शरीर में जो तरल है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको बैलेंस को मेंटेन बनाकर रखा जाता है। दो प्रकार के, हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। हेमोडायलिसिस सबसे आजकल प्रचलित है, ज़्यादातर लोग वही कराते हैं। सप्ताह में 2 या 3 बार
3 से 5 घंटे लगता है एक बार ये डायलिसिस करने में। बात समझ गए। तो ये सब जो है आपका डायलिसिस का मेन फीचर था। 2 प्रकार का होता है, हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। तो जो अपन हेमोडायलिसिस है इसमें ब्लड डायरेक्टली बॉडी से फिस्टुला के माध्यम से निकाल कर डायलाइजर मशीन के थ्रू प्यूरिफाई करके फिर बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट जो है पेरिटोनियल डायलिसिस जो है, इसमें पेरिटोनियल कैविटी में जो होता है कैथेटर डालकर और वहाँ पे डायलेजर जो फ्लूइड होता है डायलिसिस फ्लूइड उसको भी भेजा जाता है और पेट में बहुत देर तक रख कर उसे इरिगेट किया जाता है और इरिगेट करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे अलग कर देता है और बाकी जो है क्या होता है आपको बॉडी में बना रहता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें था जिसको मैंने आपको पढ़ाया समझाया, उम्मीद है समझ में आया होगा। बाकी आप अपने जो है अच्छे से इसको पढ़िए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।